साथियों नमस्कार। मैं नरेंद्र लाकड़ा। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये एक वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने स्टाफ में अपने साथियों को शेयर किया करूँगा हर हफ्ते, ताकि जानकारी सभी स्टाफ तक, सभी दोस्तों तक, हमारे डीटीसी के जो संविदा स्टाफ हैं उन तक पहुंच सके। क्योंकि जानकारी के अभाव में साथियों, हमारा जो स्टाफ है, हम देख रहे हैं कि 10-10, 12-12, 15 साल हो गए सिर्फ जानकारी के अभाव में, कानूनी जानकारी के अभाव में, एक नाम मात्र के वेतन के ऊपर कैसे अपने परिवार को पाल रहा है, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, यह बड़ी सोचने और परेशान करने वाली बात है। तो जैसा कि आप जानते हैं, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया हुआ है और डीटीसी अधिकार मंच के नाम से, जिसमें मेरा उद्देश्य डीटीसी के संविदा कर्मचारी, बस ड्राइवर और बस कंडक्टर भाइयों के हितों के बारे में, उनके कानूनी संवैधानिक अधिकारों के बारे में, लेबर लॉज के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना मेरा मकसद है। और इस मकसद के पीछे जो भावना है, वो भावना यही है कि जब मैं देखता हूँ कि इतने लंबे समय से हमारे साथी लोग, हम लोग दिल्ली की जनता को सेवा देते आ रहे हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से, इतनी संवेदनशील नौकरी, इतनी जिम्मेदारी से भरी हुई नौकरी, और उसके बावजूद सरकारों का इतना उदासीन रवैया कि अपने उस कर्मचारी को एक मूलभूत जायज वैधानिक वेतन भी ना दें और इस कॉन्ट्रैक्ट नामक व्यवस्था से, शोषणकारी व्यवस्था से, उसका बिल्कुल खून चूसने पर ये सिस्टम, ये व्यवस्था, ये सरकारें आमदा हैं साथियों। और इसके पीछे बड़ा कारण क्या है कि हमारी जानकारी, कानूनी जानकारी नहीं होना, हमारी अज्ञानता, हमारा जागरूक ना होना, एक उदासीन रवैया लेकर के हम बैठे रहते हैं, एक उम्मीद पाले रहते हैं, सरकार से बात करते रहते हैं, एक उम्मीद में जीते रहते हैं कि कभी तो कुछ होगा, कभी तो कुछ होगा। नहीं होगा दोस्तों कभी कुछ। ऐसे झूठी उम्मीद और झूठे सपनों से बाहर निकलना होगा, जागना होगा, अपने अधिकारों को, जो देश के संविधान ने अपने अधिकार अपने कर्मचारियों को दिए हैं, उनको आपको समझना होगा और उनको मांगना होगा। सरकारें नहीं दे रही और ना सही, बाढ़ में जाएं, ठीक है। उससे भी मजबूत रास्ता है, वो है माननीय अदालत का रास्ता, कोर्ट का रास्ता। जब सारे सिस्टम, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई के अंदर, तो आखिर में एक ही रास्ता हमारे संविधान में दिया हुआ है जो बचता है, और वो है अदालत का रास्ता। लेकिन इसके लिए जानकारी, अब हम देख रहे हैं कि हमारे डीटीसी के भी और भी बहुत सारे, मैं कई विभागों में, कई संस्थाओं से, ट्रेड यूनियनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 10-12 साल का इस मामले में तजुर्बा है। मैंने देखा है कि लेबर लॉज के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। लेबर लॉ में, लेबर कानून में दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी इस ग्रुप में भी बात होती है, आपके मन में भी शंका या सवाल उठते होंगे, तो मैं सीधे सीधे अपनी इस वीडियो के माध्यम से इस आपकी उन शंका और सवालों को, उसका निवारण करने की मैं कोशिश करता हूँ। ध्यान से इनको समझिएगा और अपने मन के भ्रम को दूर करिएगा। हमारे संविधान में एक्ट हैं, अधिनियम हैं, जिनको, यार ये अधिनियम अलग अलग 3-4 तरह के हैं, जिनको हम लेबर लॉ के नाम से, लेबर कानूनों के नाम से जानते हैं मोटे तौर पर। इनमें जो बड़ा और मुख्य, जो हमारा जो सहायक और हमारा जो
सपोर्ट का जो कानून है वो आता है आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948 है शायद। इस आईडी एक्ट के तहत किसी भी संस्था के अंदर, किसी विभाग के अंदर काम करने वाला एक कामगार जिसका सीधा रिश्ता अपने एम्प्लॉयर से है, जैसे कि हमारा है, वो स्थायी होने का भी पात्र हो जाता है, समान वेतन पाने का भी पात्र हो जाता है, और समान बाकी जो सुविधाएं होती हैं, वो उन सबको पाने का पात्र होता है। अब इनके बारे में जानकारी या तो जो ट्रेड यूनियनों के संपर्क में रहते हैं वहाँ से ये चीज़ें आए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ भी ट्रेड यूनियनें हैं, अलग अलग विभागों में हैं, सब जगह हैं, लेकिन कर्मचारियों को जागरूक नहीं कर पाई हैं वे, और उसके पीछे यूनियनों का भी दोष नहीं है। हम जो लोग हैं ना, कर्मचारी लोग हैं, हम साथी लोग हैं, हम एक उदासीनता और एक भ्रम में, बहम में फंस करके अपने जो सोचने के, बुद्धि के कपाट है ना, उनको बंद करके बैठ जाते हैं। ऐसे में कोई यूनियन या कोई संगठन क्या करेगा, कितना माथा फुटाएगा किसी के सामने। जब तक आप सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, अपना अच्छा भला बुरा खुद नहीं सोचोगे, अपने परिवार के भले बुरे की, भविष्य की उन्नति के बारे में जब नहीं सोचोगे, तो कोई आपके अंदर घुस के इंजेक्शन लगा करके नहीं समझा सकता। दोस्तों, जागने का वक्त है ये, अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां यहाँ डीटीसी में बदल रही हैं, बहुत जल्दी अगर हम नहीं जागे तो एक अवसर हमारे पास, डीटीसी ने अभी तक कुछ दिया नहीं है, लेकिन एक अवसर है, उस अवसर को खो देंगे। और अवसर क्या कि जो डीटीसी के और डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के बीच में जो सीधा रिलेशन है ना, कानून की मूल मांग है, डिमांड है कोर्ट के अंदर, यही चीज़ सबसे बड़ी होनी चाहिए कि डीटीसी और आपके बीच में क्या रिलेशन है, कर्मचारी और नियोक्ता का है या नहीं है। सबसे पहला सवाल उठता, सबसे पहला। और अगर वो रिश्ता है, जैसा कि सौभाग्य से डीटीसी संविदा कर्मचारियों का डीटीसी के साथ अभी तक तो है, तो इस रिश्ते के रहते रहते अगर आपने अपनी मांग, जनरल डिमांड कोर्ट के अंदर लगा दी, स्थायीकरण, समान वेतन, छुट्टियां, भत्ता और भी, तो आप उनके पात्र हैं, उनके अधिकारी हैं निश्चित रूप से। ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, इस देश का संविधान बोल रहा है, इस देश के संविधान में बनाए गए विभिन्न अधिनियम बोल रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इस चीज को बोल रहा है, शॉप्स एक्ट बोल रहा है, और भी कई सारे हैं। अब इन चीजों को लेकर के, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इसके अंदर एक कानूनों में खासियत क्या है, जो हमारे अंदर एक डर होता है कि यार हम मुकदमा घेरेंगे तो डिपार्टमेंट के टारगेट पे आ जाएंगे। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी के घर से, किसी के प्लॉट पे, किसी की प्रॉपर्टी पे या किसी के खेत पे दावा नहीं करने जा रहे हो। आप सिर्फ अपना अधिकार, वो अधिकार मांगने जा रहे हो जिसको देश के संविधान ने कर्मचारियों के हक में दिया है। बस वो अपनी जेब से ना किसी डीएम को सैलरी देनी है, ना कि ऊपर वाले अधिकारियों को देनी है, ना डायरेक्टर, एमडी, चेयरमैन, किसी को अपनी जेब से कुछ नहीं देना है। ये लोग पॉलिसी अधिकारी लोग बनाना चाह रहे हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, सरकार में अलग अलग स्तर पर ऑब्जेक्शन हो जाते हैं, सरकार नहीं चाह रही है, तो उसमें अधिकारी भी क्या करेगा। मतलब हमने गुण दोष पे जाना नहीं कि कौन चाह रहा है, कौन नहीं चाह रहा है, और ना ही हमने इस चीज़ पर जाना है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जा रही हैं तो हम कोई ऐसा रास्ता अपनाएं जिससे सेवा को बाधा पहुंचे, नुकसान पहुंचे। नहीं, निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते रहना है और अपना अधिकार वैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, शांतिपूर्वक, एक सभ्यता के साथ अदालत से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसमें किसी को दोस्तों कोई आपत्ति नहीं होती।
किसी को भी। भाई कोर्ट में केस है, कोर्ट से फैसला आपके हक में आ जाएगा, ठीक है, सरकारों को देना पड़ेगा, अधिकारियों को फाइल नोटिंग करके ऊपर भेजनी, सर अब तो देना पड़ेगा, अदालत का फैसला आ गया, बस कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। फिर से कोई मंत्री बैठे हो, चाहे किसी पार्टी कोई सरकार बैठी हो, समझो इस बात को। तो इस भ्रम को निकालिए कि अगर मैंने मुकदमा डाल दिया तो अधिकारी या विभाग कोई आपका दुश्मन हो जाएगा। नहीं, कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पर। अपना काम ढंग से, ईमानदारी से, निष्ठा से करिए, कोई दुश्मन नहीं है आपका। दूसरी बड़ी बात, ये मुकदमा डालने के बाद, ये जनरल डिमांड का केस लगाने के बाद आईडी एक्ट की सेक्शन 33 है, वो आपको संरक्षण देने के लिए खड़ी हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। एक चीज होती है लेबर कानून में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। उस अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के तहत सेक्शन 33 आईडी एक्ट वो क्या कहती है कि जब कर्मचारी ने मैनेजमेंट से, विभाग से, ठीक है, अपनी मांग के संबंध में कोई लेबर कोर्ट में या लेबर कमिश्नर के हाथ दावा लगा दिया, मांग लगा दी, मांग खड़ी कर दी प्रॉपर तरीके से, तो मांग खड़ी करने के बाद उस मांग के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं शामिल, उनको उस नौकरी से हटाया नहीं जा सकता, ना ही नियोक्ता को बदला जा सकता है। नियोक्ता कौन? एम्प्लॉयर। ना तो एम्प्लॉयर बदला जा सकता उस कर्मचारी का, ना ही उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का प्रोविजन नंबर 33 कानून कहता है इस चीज को। तो भाई अब जब इतना बड़ा संरक्षण खड़ा हो जाता है, आप जबकि हालात और परिस्थितियां ये हैं कि कब डीटीसी के ड्राइवर को आउटसोर्स कर दें, किसी ठेकेदार के अंडर में पहुंचा दें, या कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दें किसी कंडक्टर ड्राइवर का, जब ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं आप लोगों के सामने, और जब कानून में एक ऐसा संरक्षण है कि आपकी मांगों पर विचार भी होगा, साथ में जब तक ये केस चलेगा आपकी मांगें लंबित हैं, लेबर कमिश्नर से लेकर के लेबर कोर्ट, लेबर ट्राइब्यूनल, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं तक भी जब तक ये लंबित है, पेंडिंग है आपकी डिमांड, ये केस, वो मैनेजमेंट आपको नौकरी से नहीं हटा सकता, ना ही किसी और के अधीन भेज सकता आपको। ये लॉ है, कानून है, इस बात को समझो। इतना बड़ा प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा केस में आते ही। और उसके बाद लेकिन कमी कहाँ है दोस्तों? कमी सिर्फ जागरूकता की है, हमारे स्टाफ के बीच में, हमारे दोस्तों के बीच में घबराते हैं। भाई थोड़े से संसाधन लगेंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो चीज़ें सारी आ जाएंगी। एक मिनट में ज़रा एक पॉइंट था वो निकाल लेता हूँ। वर्कमैन 10, ये सेक्शन 33 का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और इसके अंदर भी सेक्शन जो 33 का मैंने बताया, ये चीज़ बतानी रह गया था कि सुप्रीम कोर्ट का इस एक्ट को लेकर के फैसला है, संवैधानिक बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का, जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास निगम बनाम रामगोपाल शर्मा एंड अदर्स के मामले में, कि जब एक बार मांग खड़ी हो गई, कर्मचारी ने एक मांग लगा दी, अपनी जनरल डिमांड लगा दी लेबर कानून के तहत। लेबर कानून के तहत दोस्तों इस बात को याद रखना, कुछ लोग साथी कह देते हैं कि यार सीधा रेगुलाइजेशन नहीं होता, सीधा पक्के नहीं किए जा सकते, उमा देवी केस का हवाला दे देते हैं कुछ लोग, कर्नाटक, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस उमा देवी के मामले में। तो मैं उस मामले में रोशनी डालना चाहूँगा, उन साथियों को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए कि उस केस में था, उमा देवी केस एक बहुत बड़ा जजमेंट था, लैंडमार्क जजमेंट था। उसमें बैकडोर एंट्री को बंद करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि जो अलग अलग स्टेटों में विधायकों के थ्रू, निगम पार्षदों के थ्रू बैकडोर से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करके बाद में उनको पक्का कर दिया जाता था। ये एक प्रचलन चल रहा था, ये 90s की बात है, ठीक है। तो वो मामला जब चैलेंज हुआ तो उसमें कोर्ट ने ये चीज़ कर दी कि भैया ये बैकडोर एंट्री बंद,
लेकिन वहाँ भी उन्होंने स्कोप को खुला रखा था कि जो लोग 10 साल जिनकी सर्विस कंटिन्यू हो जाती है, उस मामले में एक तो वो उमा देवी केस लागू नहीं होगा। उसी बेंच ने ये चीज़ लिखी थी, अब बैकडोर एंट्री बंद कर दी थी कि भैया जो विज्ञापन नहीं है जिस पोस्ट का, और उस पोस्ट को प्रॉपर तरीके से खुली भर्ती प्रतियोगिता के थ्रू नहीं भरा गया है, ऐसे मामलों में अगर कोई स्टाफ भर्ती किया गया तो उसको रेगुलाइज करने का अधिकार नहीं है। और ये काम ये लेबर लॉ के तहत नहीं था वो जजमेंट, इस बात को भी समझो, लेबर लॉ के तहत नहीं था। वो सीधा जो क्लास 3 की क्लास 2 की जो नौकरियां थी, जो सीधे रेगुलाइजेशन आप हाई कोर्ट में मांगोगे तो वहाँ एप्लीकेबल हो जाता। लेकिन लेबर लॉ के तहत अगर आप जाओगे तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पावर नहीं है ना संविधान को बदलने की, संविधान में जो एक्ट अधिनियम लिखे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रूल आउट कर सकता। उसके बाद उस उमा देवी केस को इन्होंने हथियार बना लिया सरकारों ने, और धड़ल्ले से कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने लगे कि यार अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, अब हमने तो किसी को पक्का करने की भी टेंशन नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट पर लेते रहो, भर्ती करते रहो, अपना थोड़े में ही अपना काम निकालते रहो। तो ये चलन बढ़ता बढ़ता 2006 की उमा देवी के 4 में 6 में फैसला आया था, और ये लंबा चला। अभी वर्तमान में 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान इस मामले पर विवाद उठा, और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मामले, क्योंकि 2 जजों की बेंच का फैसला था, उसको पलटना है तो लार्जर बेंच के पास जाएगा। लार्जर बेंच ने उस मामले को व्याख्या दे दी, उसके अंदर डिटेल में व्याख्या करके दे दिया कि भैया उमा देवी के केस इसमें हर्डल नहीं है, जो प्रॉपर तरीके से जो ओपन रिक्रूटमेंट हुआ है तो उसको रेगुलाइजेशन का पात्र है। लेबर लॉ को भी इस चीज़ में घसीट रही हैं सरकारें, वो बिल्कुल अमान्य है। लेबर लॉ में जो प्रोसीजर हैं, प्रक्रियाएं हैं, अगर उसके तहत कर्मचारी फिट बैठता है तो वो रेगुलर होने का पात्र है। और सौभाग्य से डीटीसी का कर्मचारी लेबर लॉ की तमाम जो कानूनी आवश्यकताएं हैं, उनका जो रूल्स हैं, नियम हैं, उन नियमों की पूर्ति करता है। सभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू सीनियरिटी के हिसाब से ओपन पारदर्शी तरीके से कंडक्टर भर्ती किए गए हैं। उसी प्रकार से डीटीसी के ड्राइवर भी बाकायदा विज्ञापन करके फार्म ओपन सबमिट करवाए गए हैं विज्ञापन के ज़रिए। उसके बाद उनकी छटनी हुई है, उनके बाद उनके परीक्षाएं हुई हैं, टेस्ट हुए हैं, मेडिकल हुए हैं। प्रोसीजर सारा का सारा बैकडोर एंट्री कहीं नहीं है डीटीसी की, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो किस चीज़ की देर है, क्यों अभी भी उधेड़ बुन में है? जागो दोस्तों। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, कानूनी तौर पर तो लंबा विषय हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि यहीं पर मैं पूरी अदालत ही और भैया कानून की चीज़ें लगाऊं। जैसे एक 16 पॉइंट था, 12, देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाफ है उससे जो काम लिया जा रहा है, अगर वो स्थायी प्रकृति का है, पेरिनियल नेचर का है, तो वहाँ पर हमारे आईडी एक्ट का ये प्रोविज़न, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा उसके अंदर सेक्शन 2(a) 5th शेड्यूल के अंदर सेक्शन 25(t) के तहत हमारे को मिली हुई है वो चीज़ कि अगर इसको ये इस तरीके से समझिए कि कोई काम स्थायी प्रकृति का है, चाहे वो रेल लाइन बिछाने का काम हो या किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी प्रकार से, चाहे पत्थर तोड़ने का ही काम हो, ये पता है कि ये 1 साल 2 साल तक ये काम चलेगा, ये काम बंद नहीं होना। तो उस स्थायी प्रकृति के काम में अगर 90 दिन से ज़्यादा किसी कर्मचारी से वो विभाग काम लेता है और उसको स्थायी नहीं करता, तो कानून की नज़र में वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कानून की नज़र में एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनियां, फर्में और भारत की भी जो औद्योगिक जो बड़ी बड़ी घराने हैं, वे लगातार इस चीज़
को सरकार के ऊपर दबाव डालते रहते हैं कि लेबर लॉ को चेंज करिए, लेबर लॉ को चेंज करिए। कारण यही कि उनकी कंपनी में अगर एक बार कामगार को रख लिया, 90 दिन से ज़्यादा वो काम करवा लिया, तो वो उस कंपनी में स्थायी होने का पात्र हो जाता है अगर वो लेबर कोर्ट में मांग डाल देता है तो। और उसको इस दौरान अगर हटा दिया गया तो उसके लिए वो बेरोजगारी भत्ता, कंपनसेशन और एडवांस पेमेंट, बहुत सारी चीज़ें दे करके और परमिशन लेकर, प्रक्रिया बड़ी जटिल है, वो मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं है वो प्रक्रिया फॉलो करनी। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा टूल है कर्मचारियों के हित के लिए। तो ये हमारे को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोटेक्शन मिली हुई है, कि प्रोटेक्शन मिली हुई है हमारे स्थायी होने का एक बड़ा कारण है, क्योंकि डीटीसी में जो काम चल रहा है यहाँ पर स्थायी पदों पर भी वही लोग हैं जो अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। यहाँ एक ये बड़ा पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर जिन पदों पर के बराबर हम मांग कर रहे हैं वेतन की, और जिन पदों पर रेगुलर होने की हम मांग कर रहे हैं, वे पद यहाँ पर मौजूद हैं और उन पदों पर अभी भी काम हो रहा है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे केस में ये। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग कई जगह नहीं होती है चीज़ें, लेकिन यहाँ हैं। तो दोस्तों अपनी डर को, झिझक को निकालिए, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। और अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये कानून के मामले में हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं कि जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के आए हुए हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, ठीक है, वो उमा देवी वाले केस के बाद ये आया है, 2020 में जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, रेगुलाइजेशन हुआ है। दिल्ली में जब 3 MCD थी, ANM वर्कर थी, कम से कम 60 थी आई थिंक, वे कॉन्ट्रैक्ट पर लगी थी, हम ये DTC के स्टाफ की तरह। लेकिन 2012 में उन्होंने केस फाइल किया, 2019 में वे लोग जीत गए और आज सेम वर्क सेम पे और रेगुलर होकर के आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, एक अच्छी लाइफ जी रही है, अपनी फैमिली को अच्छा भविष्य दे रहे हैं। तो हम क्यों पीछे रहे इस चीज़ में दोस्तों। अभी के लिए मैं अभी इतना ही रखूँगा दोस्तों। ये पहला वीडियो था, पता नहीं कैसा बना कैसा नहीं, तो लेकिन मेरा मकसद जो है वो जागरूकता फैलाना है, कानूनी जागरूकता फैलाना है DTC के संविदा कर्मचारियों के बीच में। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप एक मेरे मंच के थ्रू ही आप लेबर कोर्ट केस में जाओ, जहाँ भी जाओ, लेकिन उठो, जाओ, अपना दावा लगाओ, 20, 30, 50 इकट्ठे हो, ताकि आर्थिक भार कम पड़े वकील की फीस का, और दावा लगाओ, मांग करो अपनी साथियों, वरना बहुत देर हो जाएगी। DTC से जो डायरेक्ट रिलेशन है आपका वो ख़त्म करने पर सरकारें उतारू हैं। और जब से ये उमा देवी केस के रिव्यू हुआ है 2019 के बाद से, आप लोग देख रहे होंगे कि सरकारें, सभी प्रदेशों की सरकारें, सभी भारत में सभी स्टेटों में, सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को भर्ती करना इन्होंने लगभग बंद कर दिया है। उसके पीछे वजह यही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी को लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी आजकल जागरूक हो रहे हैं, और अगर वो लेबर कोर्ट लॉ के तहत अगर कोर्ट चले गए तो वे यहाँ पर हकदार हो जाएंगे, ना उनको हटा सकते हैं, उनको स्थायी करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक नया सिस्टम चला दिया घुमा के, थर्ड पार्टी, जिसको आउटसोर्स का नाम बोलते हैं, कि डायरेक्ट मत लो, किसी ठेकेदार के थ्रू ले लो, ताकि सीधा रिश्ता कनेक्ट साबित ना हो। लेकिन हम तो सौभाग्य कि हम सीधे रिश्ते में हैं, DTC और हमारा डायरेक्ट। तो इस मौके को, इस अवसर को हाथ से मत जाने दो साथियों। जल्द से जल्द कोर्ट केस की तरफ बढ़िए, लेबर कोर्ट में केस डालिए, जनरल डिमांड डालिए अपनी। जिस भी संगठन से जुड़िए, हमारी और भी यूनियनें हैं, जैसे DTC में ललित जी, मनोज जी हैं, वे भी मतलब कोर्ट में लेबर कोर्ट के थ्रू काफ़ी 200, 250, 300 लोगों का लेके चल रहे हैं, लगा रखा है, और भी उनकी जागरूकता फैला रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से, अपने मन से कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास जो है, देखिए, मैं वकील हैं श्री राजीव अग्रवाल जी, काफ़ी नामी और विख्यात वकील हैं, लेबर कानूनों के प्रसिद्ध वकील हैं। तो देखिए, जब लड़ाई ऐसी हो ना, जो हमारे भविष्य की हो, ऐसे में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर खर्चा भी करना पड़ जाए ना, तो उस खर्चे से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसका परिणाम है कि हमें नतीजा जल्दी मिलेगा, हमारे पक्ष में जल्दी आ जाएगा। एक जो ट्रेंड प्रोफेशनल, जो डेकोरेटेड वकील है, लॉ एडवोकेट है,
वो चीज़ों को थोड़ा सुगमता से और जल्दी निकाल के ला देते हैं। और वैसे भी आजकल इतना लंबा समय नहीं लगता, वो ज़माने गए तारीख पे तारीख। कोर्ट में जाएंगे ये मत सोचिए कि 10 साल लग जाएंगे, नहीं, ठीक है 2-3 साल में चीज़ें आपके हक में होंगी, आपके पास आ जाएंगी। जो साथी आज के टाइम में रिटायरमेंट पे ही बैठे हैं 2-4 साल में, पता भाई अनफिट, आज दावा लगा करके कल को रिटायर भी हो जाएंगे ना, तो जिस दिन से ज्वाइनिंग की थी उस दिन से समान कर्मचारी के बराबर, जो स्थायी कर्मचारी के बराबर का वेतन आपको मिलेगा, रिटायर भी हो जाएंगे तो उसके बाद भी। और तब से जो जितने साल आप 10, 15, 20 साल नौकरी करके चले गए, सालाना आपके 52 तो साप्ताहिक अवकाश हैं 52, तो जोड़ लीजिए आपने कितने साल आपकी सर्विस के हो गए। और सीएल आपकी जो सालाना बढ़ती हैं, इन चीज़ों को जोड़िए और आपका समान काम उस समय जो परमानेंट का, जो ड्राइवर का वेतन है, कंडक्टर का था, और आज बहुत बड़ा अमाउंट बनता है साथियों, बहुत बड़ा। मौके को यूज़ करिए, हाथ से मत जाने दीजिए, यही आखिरी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। तो जिस भी संगठन से जुड़िए, जुड़ करके लेबर कोर्ट में अपने जनरल डिमांड का केस फाइल करिए, अच्छा वकील पकड़िए और पारदर्शी तरीके से जहाँ पर जो संगठन काम कर रहे हैं उनसे जुड़िए, कोई भी हो चाहे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं किसी पार्टी से कोई, ना कोई राजनीतिक उद्देश्य है, ना ही कोई किसी तरीके का कूटनीतिक या आर्थिक उद्देश्य है साथियों। उद्देश्य सिर्फ एक है कि हमारे जो डीटीसी के साथी दिन रात, ना खाने का समय है ना सोने का समय है, पब्लिक के दुर्व्यवहार को भी झेलते हैं लाइन पे ड्यूटी पे करते करते, और भी पता नहीं कितनी परेशानियां आप सब जानते हैं क्या क्या झेला जाता है, इसके बावजूद काम कर रहे। तो जो एक संवेदना है कि हमें हमारा सम्मान मिलना चाहिए, हमें हमारा हक जो हमारे कानून में, हमारे संविधान में है, वो हमें मिलना चाहिए, हमें भी एक अच्छा भविष्य मिलना चाहिए, ताकि हमारे परिवार, हमारे बच्चे भी जो हैं एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी आने वाले समय में जी सकें, हम उनको वो वातावरण दे सकें अपनी आमदनी से, अपनी कमाई से, और समाज में एक सम्मानजनक स्थिति में हों, एक तलवार हमारे सर पे से हट जाए। यही एक मेरी कामना है, यही मेरा उद्देश्य है। यहाँ भी है, जहाँ भी जिन संगठनों से मैं जुड़ा रहता हूँ वहाँ भी है, कैट्स एम्बुलेंस का है, जहाँ भी है, जहाँ भी मैं देखता हूँ, क्योंकि ये एक अत्याचार है, शोषण है, ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरी जितनी कोशिश होती है मैं उतना किसी को जागरूक करने को, किसी को समझाने, किसी को बताने के लिए करता हूँ। तो साथियों, आप लोगों के ऊपर भी है अब अपने ये कपाट जो हैं बुद्धि के, इनको खोलिए, आपस में बात करिए, चीज़ों का प्रचार करिए, प्रसार करिए और जुड़िए। शुक्रिया साथियों, थैंक यू।